और हम माँ बेटे की बॉडी में वो कैसे जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है दोस्तों, विद गुड फील। तो कहानी की शुरुआत में अन्ना नाम की लड़की को दिखाते हैं जो आलस का जीता जागता रूप है। उसकी माँ जिसका नाम टेस है उसे कई बार जगाती है लेकिन उठने का नाम ही नहीं लेती। टेस बेचारी घर का काम निपटाकर फिर जगाती है पर नहीं, अभी भी उठने का नाम नहीं लेती। और तब आता है उसका छोटा नटखट भाई जिसका नाम है हैरी। वो तो अन्ना के कान में बजा बजा कर उसे जगा देता है। वो भी गुस्से में उठकर तैयार हो जाती है। फिर टेस दोनों को स्कूल ड्रॉप करने जाती है। अन्ना तो हाई स्कूल में पढ़ती है, वो और हैरी अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। वो कहती है मम्मा मुझे कान में यहाँ एक स्टड लगाना है। तो टेस गुस्सा होकर कहती नहीं, एक कान में स्टड काफी है। वो कार में भी पैर ऊपर रखकर बैठी होती है। बताओ, इस पर भी उसे टेस की डांट पड़ती है कि ये कैसी बदतमीजी पाल कर रखी हुई है तुमने, ढंग से बैठो। क्या स्कूल में भी ऐसे ही बैठती हो? और क्योंकि अन्ना ही हमेशा मम्मी की डांट खाती है तो हैरी बड़े मजे लेता है और उसको चिढ़ाता रहता है। दोनों भाइयों की बिल्कुल नहीं बनती और एक दूसरे को तंग करने से दोनों ही बाज नहीं आते। इन दोनों को मैनेज करके इन्हें स्कूल ड्रॉप करने तक तो टेस की हवा निकल जाती है। इसी बीच वो नैन्सी नाम की एक लड़की से मिलती है और उसकी माँ का हालचाल पूछती है। उसके जाने के बाद टेस अन्ना से पूछती है कि नैन्सी और तुम्हारे बीच प्रॉब्लम क्या है, दोनों हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? अब अन्ना गुस्सा होकर कहती है कि देखिए मम्मी, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है लेकिन मुझे बचपन से वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर आपको हाँ अच्छी लगती है तो कर लो आप दोस्ती, मुझ पर क्यों दोस्ती थोप रही हो? कहकर वो स्कूल चली जाती है। हाँ दोस्तों, स्कूल में अन्ना के दो फ्रेंड्स हैं। जेक नाम का उसका एक क्रश भी है लेकिन अन्ना की कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। बस दूर से उसको देखकर अपना जी भर लेती है। और अन्ना के टीचर को न जाने उससे क्या दुश्मनी है दोस्तों, वो ठीक भी लिखती है ना तो उसे गलत कहकर उसे फेल कर देते हैं। फिर क्लास के बाद वो जाकर पूछती है कि सर मैंने ठीक लिखा है, फिर मुझे कम मार्क्स क्यों दिया आपने? वो कहते हैं कि तुम्हारे आंसर्स मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे। अब अन्ना तो बड़बड़ाती है कि ना इनके सर के ऊपर कुछ है और ना सर के अंदर, पर टीचर को सुनाई पड़ जाता है दोस्तों और वो पनिशमेंट के तौर पर उसे डिटेंशन रूम के अंदर खड़ा कर देते हैं। इसी बीच टेस हैरी को उसके स्कूल में ड्रॉप करके हेडफोन पर किसी से बात कर रही होती है। असल में दोस्तों टेस एक थेरेपिस्ट है, उसके पास सिर्फ फोन ही नहीं ढेर सारे पेपर्स भी हैं। इन सभी को चेक करते हुए वो गलत रास्ता ले लेती है और स्पाइक्स पर चढ़ जाती है। इस तरह काम में बिजी रहती है, देखा आपने। फिर वो अपने एक पेशेंट से मिलने जाती है जो कि लाइफ में बहुत ही डिप्रेस्ड है। उससे बात करके उसे हिम्मत देना और उसे नॉर्मल लाइफ में वापस लाना ही टेस का काम है। अब यहाँ स्कूल में पीटी पीरियड होता है जिसमें नैन्सी जानबूझकर अन्ना पर बॉल फेंककर उसे गिरा देती है। अन्ना को बड़ा गुस्सा आता है और जब बॉल उसके हाथ में आता है ना तो बदला लेने के लिए वो भी नैन्सी पर जोर से बॉल फेंकती है। लेकिन यार अन्ना का बैड लक दोस्तों इतना खराब है कि जब नैन्सी ने मारा था तब टीचर ने नहीं देखा, लेकिन जब अन्ना मारती है तो टीचर देख लेती है और फिर एक बार अन्ना को डिटेंशन रूम में भेज देती है। स्कूल के बाद जेक अन्ना से पूछता है क्या मैं तुम्हें अपनी बाइक में घर ड्रॉप कर दूं, आ जाओ। अब क्या है कि अन्ना उसके साथ बाइक में जाना तो बहुत चाहती है लेकिन डरती है कि अगर किसी ने देख लिया और मम्मी को बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो बाहरी मन से मना कर देती है। लेकिन उसे जेक से बात करते देखकर टीचर एडवाइस करने लग जाती है कि देखो ये उम्र बॉयफ्रेंड के साथ घूमने की नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अन्ना तो दोस्तों उसको मना कर ही रही थी, मतलब जेक को मना कर रही थी, लेकिन तब भी उसको टीचर का ये लेक्चर सुनना पड़ता है। बेचारी किस्मत की मारी अपनी लाइफ से तंग आ जाती है क्योंकि वो गलती ना भी करे तब भी सब उसको गलत ही समझते हैं। अब काम के बाद टेस सुपरमार्केट जाती है लेकिन वहाँ भी फोन पर अपने किसी क्लाइंट को वो एडवाइस देकर मोटिवेट कर रही होती है, पर बिलिंग काउंटर वाली औरत को लगता है कि वो उसी को मोटिवेट कर रही है और इमोशनल होकर वो टेस को थैंक यू भी कर देती है। वह यहाँ अन्ना जब घर आती है दोस्तों तो हैरी उसके गिटार को डंडे से पीट रहा होता है। अन्ना फिर उसको भगाकर गिटार लेकर नीचे आ जाती है। अन्ना के घर में गराज में ही दोस्तों वो अपने म्यूजिक बैंड के साथ प्रैक्टिस करती है। इनका लक्ष्य है एक बेहतरीन म्यूजिक बैंड बनाना। अब क्योंकि हैरी ने अन्ना के गिटार को डैमेज करने की कोशिश की तो गुस्से में अन्ना ने उसके सर को किसी कपड़े से लपेटकर टेप लगा दिया था और बेचारा उसको निकाल नहीं पाता। तब टेस आ जाती है तो वो कंप्लेन करता है कि मम्मी मम्मी अन्ना ने देखो क्या कर दिया। टेस उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आखिर में उसे कट करके ही निकालना पड़ता है। इतना कस के टेप लगा रखा था बताओ अन्ना ने। इतने में इनके दादाजी आ जाते हैं लेकिन इनके म्यूजिक प्रैक्टिस की आवाज में उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। फिर आता है रेयान जिनके साथ टेस की एंगेजमेंट हो चुकी है और 2-3 दिनों में इनकी शादी भी है। रुकिए दोस्तों, असल में क्या है कि 3 साल पहले टेस का पति यानी अन्ना के पिता गुजर गए थे, इसलिए वो कोई दूसरा देख रही है। अब ये लोग आपस में बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन अन्ना का म्यूजिक बैंड जो म्यूजिक बजा रहा था उनमें इनको कुछ सुनाई देता ही नहीं। गुस्से में टेस गराज का पावर ऑफ कर देती है और तब अन्ना की फ्रेंड को एक म्यूजिक ऑडिशन का कॉल आता है। वो अन्ना को बताती है कि सुन, कल शाम 7 बजे एक ऑडिशन है जिसमें हमारा बैंड भी हिस्सा लेगा, अगर हम उसमें सिलेक्ट हो गए ना तो काफी फेमस हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों, परसों टेस की शादी है और कल उसके लिए एक रिहर्सल डिनर भी है।
जिसमें अना को भाग लेना होगा क्योंकि वो बच्ची है इनकी। लेकिन ये ऑडिशन का मौका भी वो खोना नहीं चाहती, तो वो अपने फ्रेंड से कहती कि देखो मैं मम्मी से बात कर लूंगी और जरूर ऑडिशन के लिए पहुंच जाऊंगी। अब वो अपने कमरे में आती है तो वहाँ हैरी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मस्ती कर रहा होता है। अना फिर उसको भगाकर दरवाजा बंद करने जाती है तो पता चलता है कि दरवाजा तो है ही नहीं। वो टेस से पूछती है कि मेरा दरवाजा क्यों निकाल दिया। तब टेस कहती है कि सुनो, मेरी तुम्हारी प्रिंसिपल से बात हुई थी आज और पता चला कि आज तुम 2 बार डिटेंशन रूम में थी। अना कहती है कि सब मम्मी उस नैन्सी की वजह से हुआ है। उसने मुझ पर बॉल फेंका तो मैंने भी उस पर फेंका, पर मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब मैंने बॉल फेंका तो टीचर ने मुझे देख लिया, बस फिर उसी के लिए मुझे डिटेंशन रूम में भेज दिया। और दूसरी बार तो मेरे क्लास टीचर ने जानबूझकर मेरे मार्क्स काट दिए और मैंने सवाल किया तो फिर मुझे डिटेंशन रूम में भेज दिया। ऊपर से मैं जेक के साथ कैजुअली बातें कर रही थी, लेकिन फिर टपक पड़ा वो टकला टीचर और मुझे लेक्चर देने लग गया। जेक वो कौन है बेटा? अना कहती है वो मम्मा बहुत अच्छा लड़का है, हमारी पहली मुलाकात डिटेंशन रूम में हुई थी। वाह क्या जोड़ी है, दोनों डिटेंशन रूम में मिले थे, मतलब तुम्हारी तरह वो भी एक नंबर का निकम्मा होगा। इस तरह इनकी यहाँ पर बातें चलती है तो उसी रात वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। रेयान कहता है कि अना तुम्हारे कमरे का दरवाजा किचन के पास ही रखा हुआ है। अब इस पर अना जरा चिढ़कर कहती कि ठीक है कोई बात नहीं। असल में दोस्तों अना ने अभी तक रेयान को अपने पिता की जगह नहीं दी और वो रेयान से नफरत करती है, इसीलिए थोड़ा चिढ़ के बातें करती है। तब दादाजी रेयान से कहते हैं कि बच्ची है ठीक हो जाएगी, फिर वो खाना लेने के लिए चले जाते हैं। अब टेस अना को डांटती है कि ये कोई तरीका है रियान से बात करने का। अना झट से कह देती कि सॉरी मम्मी, मैं आइंदा रियान से अच्छे से बात करूंगी और आप जो कहोगी वही करूंगी, ठीक से पढ़ूंगी, अच्छे नंबर लाऊंगी। अच्छा, ये अचानक से लोमड़ी ने अपना रंग कैसे बदल लिया? अना कहती है कि बात यह है माँ, कल जो आपकी वेडिंग का डिनर रिहर्सल है उसमें मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि हमारे बैंड का एक ऑडिशन है। टेस तो गुस्से में उसको डांटती है कि मेरे डिनर रिहर्सल में मेरी बेटी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। लेकिन अना बहस करती है कि अगर मेरा बैंड ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया तो हमारा फ्यूचर बढ़िया रहेगा माँ, मुझे जाना ही होगा। इस बात पर दोस्तों माँ बेटी की बहस शुरू। तब उस रेस्टोरेंट की ओनर इनको देख रही होती है तो ओनर की बेटी कहती है कि प्लीज मम्मी आप वो बात मत सोचना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दोस्तों वो ऐसा क्यों कह रही है ये फिलहाल तो पता नहीं। यहाँ अना अपने पॉइंट पे अड़ी रहती है कि लाइफ में एक बार तो मुझे अपनी मर्जी का कुछ करने दो मम्मा, बात बात पे आपकी पाबंदी नहीं सहूंगी मैं। अगर हम सिलेक्ट हो गए तो हम सब पढ़ाई छोड़कर अपने म्यूजिक पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पढ़ाई छोड़ दोगी क्या? इसीलिए इतनी मेहनत करके तुम्हें स्कूल भेज रही हूँ मैं कि पढ़ाई छोड़ दो तुम? स्कूल की पढ़ाई उतनी मुश्किल भी नहीं होती, क्या मैं जानती नहीं? मैं खुद भी तुम्हारी उम्र से गुजर चुकी हूँ, ठीक है? ओह मामा, तो स्कूल की पढ़ाई मुश्किल नहीं होती। मैं चैलेंज करती हूँ कि आप एक दिन, बस एक दिन मेरी जगह पे स्कूल स्टूडेंट बनकर रहिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना दर्दनाक एक्सपीरियंस होता है। आप तो मजे से थेरेपिस्ट का काम कर रही है जिसमें अपने पेशेंट को 2-4 एडवाइस देकर उसे मोटिवेट कर देती है और फिर उनके पैसे भी आपको मिलते हैं। बताओ, अब तो आपकी दूसरी शादी भी होने वाली है, आपकी लाइफ में तो मजे मजे हैं। तो टेस भी कहती है बेटा पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी लाइफ जियोगे तो पता चल जाएगा मैं कितनी मुश्किलों से गुजर रही हूँ। तब दोस्तों रेस्टोरेंट की ओनर 2 कुकीज ला कर देती है और कहती है ये फॉर्च्यून कुकीज है, इन्हें खाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये दोनों मना करती है लेकिन वो जिद करती है तो ये कुकीज रख लेती है। अब उनके जाने के बाद भी दोस्तों इनकी बहस खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अना गुस्से में कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। टेस दरवाजा पीटती भी कि प्लीज बाहर आ जाओ, लेकिन अना दरवाजा नहीं खोलती। कुछ ही देर में दोनों थक सी जाती हैं दोस्तों और कुकीज खाने का फैसला करती हैं और पैकेट खोलती हैं तो अंदर एक चिट होता है। दोनों में एक ही वाक्य लिखा होता है कि जल्द ही एक सफर शुरू होने वाला है और उसका फल दूसरे की आंखों में नजर आता है। आपको जो नजर आता है वही आप देखते हैं और तब निस्वार्थ प्रेम आपके अंदर बदलाव लाएगा। यह पढ़कर दोनों की समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है और तब दोस्तों वो जगह बुरी तरह हिलने लगती है। अना घबराकर दरवाजा खोलती है तो टेस पूछती है बेटा तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ माँ। दोनों बाहर आती हैं तो सब कुछ बढ़िया नॉर्मल होता है। यहाँ कोई अर्थक्वेक नहीं आया था जैसा इनको फील हुआ था मतलब। और तब ओनर को देखिए स्माइल करके जाती है वो। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि जरूर इस ओनर ने कोई जादू टोना किया होगा जिससे सिर्फ इन दोनों को ऐसा लगा जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। सब डिनर खत्म करके घर आ जाते हैं और दोनों अपने बेड पर लेटी होती हैं। ठीक 12 बजे होता है इनका बॉडी स्वैप। अगली सुबह टेस उठती है तो खुद को अना के कमरे में पाकर चौंक जाती है, मैं यहाँ पर कैसे आई? हाथ पैर ड्रेस सब बदले बदले लगते हैं। वो कंफ्यूजन में आईना देखती है, ओह माय गॉड। तो पता चलता है कि वो अना की बॉडी में है और तब हैरी आकर कहता है कि अरे अना, मम्मी तो बहुत देर से बिना हिले डुले बेड पे पड़ी हुई है, लगता है मर गई। क्या मैं मर गई? ये सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे में आती है तो वहाँ उसकी बॉडी में अना एकदम लाश की तरह पड़ी होती है, मतलब इतनी गहरी नींद में होती है क्या बताएं। तब टेस कहती है बेटा उसे कुछ नहीं हुआ,
हुआ? हैरी कहता है बेटा, तो तुम मुझे बेटा क्यों बोल रही हो ना? टेस झट से संभल जाती है कि ये मैंने क्या बोल दिया, और वो कहती है अचानक तुम पर दीदी का प्यार आ गया इसीलिए यार। तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं माँ को जगा कर आती हूँ। हैरी के जाने के बाद वो अना को जगाती है तो वो उठकर चौंक जाती है कि तुम कौन हो जो मेरी तरह दिख रही हो? टेस कहती है सुनो अना, हम दोनों का बॉडी स्वैप हो चुका है, मैं तुम्हारी बॉडी में और तुम मेरी बॉडी में हो। दोनों के कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। चलो एक काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, शायद हमारी बॉडीज वापस स्वैप हो जाए। कहकर दोनों ये मेथड भी ट्राई करती हैं, लेकिन एक दूसरे से टकरा कर गिर जाती हैं। आवाज को सुनकर हैरी आ जाता है तो दोनों बहाना करती हैं कि हम डांस कर रही है। फिर अना दोस्तों जो टेस की बॉडी में है वो एज यूजुअल हैरी को डराने लग जाती है, तो वो बेचारा तो भाग जाता है कि पता नहीं मम्मी अना की तरह क्यों बिहेव कर रही है आज। तो तब टेस अना को वार्न करती है कि बेटा अब तुम मेरी बॉडी में हो, इसलिए जरा अच्छे से पेश आओ, समझी? इस तरह उस बच्चे को डराओगी तो वो मुझे गलत समझेगा। खैर पता नहीं अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। दोनों चुपके से नीचे आती हैं तो वहाँ पर हैरी और दादाजी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। हैरी उनसे कुछ मांगता है लेकिन दादाजी को ठीक से सुनाई देता ही नहीं, तो वो टेबल हिलाने लग जाता है। अब दादाजी तो डर कर भाग जाते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया है। तब जाकर माँ बेटे को याद आता है कि कल उस रेस्टोरेंट में अर्थक्वेक आया था जो कि सिर्फ हम दोनों को फील हुआ। अब इतने में रियान आ जाता है तो अना की बॉडी में टेस कहती है आओ आओ हमारे साथ नाश्ता करो। रियान तो हैरान हो जाता है कि जो हमेशा उसके साथ इतनी चिड़चिड़ी रहती थी आज इतने प्यार से कैसे बुला रही है। और अब अना की बॉडी में टेस अना को समझाती है कि बेटा तुम टेस हो फिलहाल के लिए, इसलिए रियान से मेरी तरह बात करो और नॉर्मल रहो। टेस की बॉडी में अना रियान से कहती है हेलो हनी, कैसे हो तुम? अब दोस्तों एक तो अना रियान को पसंद नहीं करती, ऊपर से अना के हिसाब से वो ठहरा बूढ़ा, तो उसे रियान को हनी कहना बड़ा अजीब लगता है। तो अब अना की बॉडी में टेस कहती है देखो जब तक हमारी अपनी अपनी बॉडीज में वापसी नहीं हो जाती तब तक हमें एक दूसरे का किरदार निभाना होगा। वैसे उस रेस्टोरेंट की ओनर ही इस मुसीबत की जड़ है, क्योंकि शायद उसी कुकीज से हमारी अदला बदली हुई है। जरूर कोई जादू टोना किया उसने, उस बूढ़ी ने। लेकिन आज अना का क्लास टेस्ट है जिसके लिए अना की बॉडी में टेस को स्कूल जाना पड़ेगा, और टेस का एक इम्पोर्टेंट पेशेंट है जो कि बहुत ही डिप्रेशन में है। अगर टेस आज उसको देखने नहीं गई तो बेचारा अपनी जान ले सकता है। टेस तो कहती है मैं तुम्हारा टेस्ट आसानी से दे दूंगी बेटा, लेकिन तुम्हें भी मेरे उस पेशेंट को थेरेपी सेशन देना पड़ेगा, उसका नाम एवन है। पर टेस की बॉडी में अना कहती है मैं किसी बूढ़े की बेबी सिटर नहीं बनूंगी मम्मी, वो मरे तो मरे मुझे क्या। अना की बॉडी में टेस कहती है देखो बेटा कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस पेशेंट की बात सुनो और बात बात पर ये पूछो कि आपको कैसा फील हो रहा है, और फिर जरा उनकी बातों को नोट डाउन करने की एक्टिंग करो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह माँ का काम बेटी और बेटी का काम माँ करने के लिए निकल जाती है। तब टेस देखती है कि अना ने अपना बेली बटन में एक स्टड लगा के रखा हुआ है। वो डांटती है उसको कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था इस तरह जगह जगह छेद करके स्टड मत लगाया करो। तो टेस की बॉडी में अना कहती है एक ही तो लगाया है मम्मी, वैसे आप ऐसा जूड़ा बनाकर स्कूल जाएंगी तो सब चिढ़ाएंगी। अना की बॉडी में टेस कहती है कोई नहीं चिढ़ाएगा समझी, जूड़े में ही तुम खूबसूरत लगती हो। और जब वहाँ पर हैरी आता है तो बड़ी कॉमेडी होती है, क्योंकि टेस की बॉडी में अना उसे मार कर जाती है और अना की बॉडी में टेस उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर जाती है। बेचारा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि अचानक दीदी अच्छी और माँ बुरी कैसे हो गई। फिर वो कार में जा रहे होते हैं, रेयान ड्राइव कर रहा होता है, और जिस तरह हमेशा अना पैर को डैशबोर्ड पर रखती है उसी तरह अब टेस की बॉडी में अना अपना पैर डैशबोर्ड पर रख देती है और आराम से बैठती है। पीछे अना की बॉडी में टेस बैठी होती है और डांटती है ये क्या कर रही हो। अब हैरी तो दोस्तों अना समझकर उसको तंग कर रहा होता है, तो टेस उस पर भी चिल्ला देती है कि 2 मिनट चुप नहीं रह सकते क्या। तब टेस की बॉडी में अना कहती देखा देखा अब पता चला, जब मैं चुप भी रहती थी ना तो इसी तरह ये मुझे गुस्सा दिलाता था छेड़कर, आपका ये लाडला बेटा ही सारी चीजें करता है। अब रियान और हैरी कंफ्यूज हो जाते हैं कि माँ बेटी की तरह और बेटी माँ की तरह क्यों बात कर रही है। फिर भी रियान टेस की बॉडी में अना से कहता है कल हमारी शादी है हनी, आज के बाद तुम सिंगल पेरेंट नहीं रहोगी। इस तरह वो खुशी से कह रहा होता है और अना की बॉडी में टेस पीछे से इशारा करती है कि अरे चुप क्यों बैठी हो, प्यार के 2-3 शब्द बोल दो उसको। तो टेस की बॉडी में अना कहती है हाँ डार्लिंग एक ही दिन बचा है, फिर मजा आएगा। मेरे पति को मरे हुए सिर्फ 3 साल गुजरे हैं और इतनी जल्दी मैं दूसरी शादी करने वाली हूँ। इतनी जल्दी भूल गई देखो मैं अपने पहले पति को। देखा दोस्तों, इस तरह टेस की बॉडी में अना अपने दिल की बात कहने लगती है। अब इससे पहले कि अना अपनी बात पूरी करके रियान को और कंफ्यूज करती, अना की बॉडी में टेस चिल्ला देती है कि गाड़ी रोको। फिर वो अना को अलग ले जाकर कहती है मेरी बॉडी में रहकर तुम अपने दिल की बात बोलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझी, कायदे में रहकर ही बोलना। बेचारे रियान का दिल क्यों दुखाना चाहती हो, खैर तुम मेरे उस पेशेंट एवन के साथ ठीक से पेश आना समझी। अन्ना चिल्ला देती है कि ओके मम्मी। देखने में बड़ा अजीब लगता है जैसे कि बेटी
डांट रही है और माँ उसकी डांट खा रही है। और तब जेक अपनी बाइक में आता है तो अना कहती मम्मी वही तो है मेरा क्रश। क्या ये तुम्हारा क्रश है? ये तो उम्र में तुमसे बहुत बड़ा लगता है। पर दोस्तों वो पास आता है तो अना की बॉडी में टेस बहुत ही चिढ़कर कहती है ये है मेरी मम्मी। तो टेस की बॉडी में अना बत्ती सी दिखाकर बात करती है। तो टेस कहती है दांत बहुत दिखा लिया, अब जाओ यहाँ से। वो कहती है ठीक है मम्मी, पर प्लीज मेरे क्रश से ठीक से बात करना, हमारा ब्रेकअप मत करवा देना। इस तरह माँ को वॉर्न करके वो चली जाती है। फिर अना की बॉडी में टेस कहती है देखो बेटा जेक, और वो चौंक जाता है क्या मैं तुम्हें बेटा लगता हूँ? ओ सॉरी, देखो जैक मुझे तुम्हारा हेयर स्टाइल ड्रेसिंग सेंस कुछ भी ठीक नहीं लगता, दिखने में एक नंबर की टपोरी लगते हो। अब दोस्तों क्योंकि टेस एक मैच्योर औरत है लेकिन टीनेजर्स के स्टाइल उनकी फीलिंग्स वगैरह वो नहीं समझ पाती, इसीलिए वो इस तरह उसको एडवाइस देने लगती है और कहती है तुम मुझसे उम्र में बड़े हो और मुझे तुम पर वो फील नहीं आता, मुझे तो अपनी पढ़ाई में फोकस करना है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे अक्सर मत मिला करो। देखा दोस्तों, इस तरह पहली मुलाकात में वो अपनी बेटी के प्रेम कहानी का दी एंड करना चाहती है। फिर नैन्सी आती है तो अना की बॉडी में टेस उसकी और अना की सुलह करवाने के लिए खुद उससे बात करने जाती है, पर वो शैतान तो उसे हक करने के बहाने उसका शर्ट ऊपर करके उसे नीचे धकेल देती है। तब उसकी फ्रेंड्स आती है और वो कहते हैं कि आज उस नैन्सी से भिड़ना पड़ेगा, हमें अपनी पावर दिखानी होगी। पर अना की बॉडी में टेस कहती नहीं, हमें वॉयलेंट नहीं होना, मैं उसकी माँ से शिकायत करूंगी, देखती हूँ क्या होगा फिर। और वो चौंक जाते हैं कि अना जो बात बात पे मारपीट पे उतर आती है वो इतनी सॉफ्ट कैसे हो गई। वैसे जेक तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, उसके साथ डेट पे कब जा रही हो तुम? वो कहती नहीं, मुझे डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अच्छे से पढ़ना लिखना है, बस कुछ करना है जिंदगी में, तुम लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपना फ्यूचर बनाओ, समझे? इस तरह वो आंटी की तरह एडवाइस देकर चली जाती है। ये लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे हो क्या गया। और यहाँ हैरी को स्कूल में ड्रॉप करने के बाद रियान टेस की बॉडी में अना को किस करने वाला होता है तो वो ये बहाना करके बच निकलती कि प्लीज आज नहीं, क्योंकि मेरे मुंह में फोड़ा हो रखा है। फिर टेस की बॉडी में अना अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड वगैरह निकाल कर अपने टीनेज के हिसाब से ड्रेस खरीद कर पहनती है और अजीब सा हेयर स्टाइल कर लेती है। सब उसे किसी अजूबे की तरह देख रहे होते हैं। इतने में टेस के बैग से कई फोन्स और पेपर्स रिंग करते हैं, फोन रिंग करते हैं। तो वो बौखला कर टेस के ऑफिस पहुंच जाती है तो वहाँ के फोन्स भी लगातार रिंग कर रहे होते हैं। उसकी समझ में नहीं आता कि मम्मी एक ही टाइम पे इतने फोन्स कॉल्स इतने पेशेंट्स को कैसे मैनेज करती होगी। इतने में एक आदमी किसी फाइल पर उसका साइन लेने आता है तो उसे पता चलता है कि मम्मी की नजर थोड़ी कमजोर है, लेकिन इतने दिन वो किसी तरह मैनेज कर रही थी। अना को कुछ हद तक अब अपनी माँ की प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। फिर वहाँ माँ का पेशेंट एवन आता है पर अना उसे गलती से केविन कह देती है जो उसे थोड़ा गुस्सा भी दिला देता है। फिर फोन रिंग करता है तो वो पूछता है आप फोन नहीं उठाएंगी क्या? तो वो कहती है उसे रिंग करने दो, फिलहाल आपका सेशन करते हैं। वो पूछता है आपने वादा किया था कि शादी के बाद जब आप हनीमून पर जाएंगी तब भी आप फोन के जरिए मुझे थेरेपी सेशन देंगी, तो क्या वो झूठ है? इस तरह वो और टेंशन हो जाता है। तो टेस की बॉडी में आना कहती है ओके कूल डाउन, मैं फोन उठा लेती हूँ। वो फोन उठाती है तो शादी के लिए कोई कैटरिंग सर्विस वाले कॉल कर रहे होते हैं। वो कहती क्या $10,000? इतना महंगा कैटरिंग सर्विस मुझे नहीं चाहिए। इसी बीच एवन तो जैसे उनकी बातें सुनकर बेहोश ही होने वाला था दोस्तों। दूसरी ओर अना की बॉडी में टेस स्कूल जाती है तो उसे टीचर का मुंह देखा देखा सा लगता है। फिर टीचर सबसे क्वेश्चन पूछता है, अना की बारी आती है तो अना की बॉडी में टेस बढ़िया आंसर भी कर देती है। फिर भी वो टीचर अना को इग्नोर करता है दोस्तों, उसे अच्छे मार्क्स नहीं देता। उसकी समझ में नहीं आता कि इस आदमी को मेरी बेटी से दुश्मनी क्या है भाई। तब उसे याद आता है कि अना ने उसे कई बार इस बारे में बताया भी था। अब दोस्तों वो अपनी बेटी की समस्या को कुछ हद तक समझ पाती है और यहाँ टेस की बॉडी में अना हर पेशेंट की बात सुनकर बस एक ही सवाल करती है कि आपको कैसा फील हो रहा है। पेशेंट्स को भी जरा हैरानी होती है कि जो औरत रोज कितनी एडवाइस देती थी और कितना सॉफ्ट बात करती थी वो आज एक दो शब्द ही क्यों बोल रही है। एक औरत जो काफी परेशान लगती है दोस्तों, वो बताती है कि उसकी परेशानी का कारण यह है कि उसने अपनी बेटी की डायरी पढ़ी थी और उसे पता चला कि उसकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है। इस पर टेस की बॉडी में अना चिल्ला देती है कि आपने अपनी बेटी की डायरी क्यों पढ़ी? क्या उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती? देखिए उसमें आपको झांकने की जरूरत ही नहीं है। वो औरत तो चौंक जाती है कि ये थेरेपिस्ट है या क्या है, इसको तो खुद थेरेपी की जरूरत है। यहाँ क्लास में जब सभी चले जाते हैं तब जाकर अना की बॉडी में टेस को याद आता है कि इस टीचर को अना से दुश्मनी क्या है। दरअसल दोस्तों ये टीचर और टेस एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उस वक्त टीचर को टेस से एक तरफा प्यार था, लेकिन टेस ने उसके प्यार को ठुकरा दिया और वही खुन्नस वो अना पर निकाल रहा है। वो सीधे टीचर से कह देती है, देखिए सर, मैं जानती हूँ कि आप मेरी माँ से एक तरफा प्यार करते थे और माँ ने आपको ठुकरा दिया, उसी का गुस्सा आप मुझ पर निकाल रहे हैं ना जानबूझकर, और मुझे फेल भी करना चाहते हैं। अगर आपका रवैया नहीं बदला तो मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूंगी और आपकी नौकरी चली जाएगी। फिर ये सब बातें सुनकर टीचर की हालत खराब। बाहर अना के फ्रेंड्स ये देखकर चौंक जाते हैं दोस्तों। अब अना की बॉडी में टेस उनके ड्रेस वगैरह ठीक करने लगती है कि ये सब दिखाने की क्या जरूरत है।
वो पूछते हैं कि तुमने अपनी माँ से बात की क्या, आज हमें ऑडिशन के लिए जाना है। पर वो कहती है माँ ने मना कर दिया यार, तुम लोग ऑडिशन के लिए चले जाओ। वो तो चौंक जाते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी माँ ने जब रियान से एंगेजमेंट की है तब से उन्हें तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है, तुम उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, इसलिए वो तुम्हें उस रिहर्सल डिनर में आने को नहीं कहेंगी और तुम ऑडिशन के लिए आ जाओगे। तुमने कहा था, क्या तुम्हारा वादा झूठा था? तब जाकर टेस समझ पाती है कि उसकी बेटी की उसके बारे में क्या राय है। वो कहती है देखो देखो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, उन्होंने खुद मुझे गिटार क्लास में ज्वाइन करवाया था और तो और उन्होंने हमारे बैंड को अपने गैराज में प्रैक्टिस करने की परमिशन भी खुद दी थी। तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ करेंगे क्या? क्योंकि मैं ऑडिशन में नहीं आऊंगी तो तुम लोग चले जाओ। एंड ये सुनने के बाद वो भी गुस्सा होकर चले जाते हैं। तब अना की बॉडी में टेस को पिकअप करने टेस की बॉडी में अना आती है और बहुत ही रैश ड्राइव करती है। टेस डांटती है कि मैंने तुम्हें टैक्सी में आने को कहा था ना, इस तरह ड्राइव करके किसी पर गाड़ी ठोक देती तो। और तब वो देखती है कि अना ने उसकी बॉडी का क्या हाल बना के रखा हुआ है, उसने टेस का हुलिया ही बदल डाला था। इस बात पर भी दोनों की बहस होती है। फिर अना की बॉडी में टेस गाड़ी में चढ़ जाती है और कहती है कि गाड़ी मैं चलाऊंगी। टेस की बॉडी में अना कहती है कि देखिए अगर आप गाड़ी चलाएंगी तो अंडर एज होने की वजह से पुलिस पकड़ लेगी। कहकर वही ड्राइव करती है और काफी रैश ड्राइविंग करती है। और तो और दोस्तों वो ढेर सारा जंक फूड खाती है। अना की बॉडी में टेस फिर भड़क जाती है कि जंक फूड खाकर मेरा पेट खराब मत करो, मुझे दो, मैं खाकर तुम्हारा पेट खराब करती हूँ। ये कहकर वो उसका फ्रेंच फ्राइज छीन कर खुद खा लेती है और कहती है वाह जंक फूड खाने का मजा ही कुछ और है। फिर वो उस रेस्टोरेंट की ओनर से मिलने जाती है, लेकिन इनको देखते ही वो बूढ़ी भागने लगती है। दोस्तों उसकी बेटी उसको रोक लेती है और डांटती है कि मैंने मना किया था ना माँ कि ऐसा मत करो, फिर भी आप अपने जादू टोने से बाज नहीं आई। असल में दोस्तों ये बूढ़ी बहुत से लोगों की इस तरह अदला बदली करवा चुकी है। अना और टेस अक्सर इस रेस्टोरेंट में आती थी और हर बार इन्हें आपस में लड़ते बहस करते देखकर उसने फैसला किया था कि इनकी बॉडी जरा बदल देती हूँ, तब जाकर दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ में आएंगी। फिर वो अपनी बेटी को चाइनीज में कुछ बताकर चली जाती है। बेटी बताती है कल आपकी शादी है ना, आपका वापस अपनी बॉडी में लौटना आपके हाथों में है, इस समस्या का समाधान भी आपको अपने अंदर ही ढूंढना है। टेस पूछती है तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकती? वो कहती नहीं, मैं बस एक काम कर सकती हूँ, कल आपकी शादी के लिए कैटरिंग सर्विस कर सकती हूँ और वो भी अच्छे डिस्काउंटेड रेट पर। अरे यहाँ जान पे जान बनाई है और तुम्हें डिस्काउंट की सूझ रही है? नहीं चाहिए तुम्हारी कैटरिंग सर्विस, मैं पहले किसी दूसरे कैटरिंग सर्विस को बुक कर चुकी हूँ। पर तब टेस की बॉडी मना कहती है नहीं मम्मा, मैंने उस कैटरिंग को कैंसिल कर दिया है, वो लोग $10,000 मांग रहे थे, ये चाइनीज हमें 10% का डिस्काउंट देंगी, हम इसी को ले लेते हैं। और कोई रास्ता न पाकर दोनों उसे बुक करके बाहर आती हैं तो टेस की बॉडी में आना रोती है कि अब तक लाइफ में मैंने कुछ देखा ही नहीं, जवानी तक पहुंची भी नहीं, लेकिन मेरी एक बूढ़े से शादी होने वाली है, मैं शादी नहीं करूंगी मम्मा। इतने में हैरी के स्कूल से पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए एक कॉल आता है। अना की बॉडी में टेस कहती है कि बेटा तुम हैरी के स्कूल जाओ और मीटिंग में ठीक से बात करना, कुछ अनाप शनाप मत बोल देना और मैं तुम्हारा टेस्ट देने स्कूल जाती हूँ। टेस की बॉडी में अना हैरी के स्कूल चली जाती है और वो उसे प्यार से मम्मी पुकारता है, लेकिन वो तो उसको डांट पटकार कर अंदर चली जाती है। टीचर कहती है कि आपका बेटा बहुत ही होशियार बच्चा है, कभी कोई शैतानी नहीं करता। हाँ, टेस की बॉडी में अना सोच लेती है कि हैरी और शैतानी नहीं करता, अगर घर पर आकर देखेगा ना टीचर फिर पता चलेगा आपको कितना पहुंचा हुआ शैतान है ये बंदर कहीं का। देखिए वैसे स्कूल के कुछ बच्चे उसे बुली करते हैं, इसी वजह से वो परेशान रहता है बेचारा। तो टेस की बॉडी में अना कहती है अच्छी बात है, इस उम्र में बुलिंग वगैरह को फेस करेगा तभी तो आगे जाकर स्ट्रांग बनेगा। इस तरह मैनेज करके वो बच निकलने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर उसको रोक कर कहती है आपका बेटा गणित में जरा कमजोर है, लेकिन हाँ इंग्लिश उसकी बहुत ही अच्छी है, उसने कैसे भी लिखा है, ये कहकर वो ऐसे दिखाती है। उसमें हैरी ने अपनी दीदी यानी अना के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है कि माई सिस्टर इज बेस्ट, जिसे पढ़कर टेस की बॉडी में आना बहुत इमोशनल हो जाती है कि बाहर से तो वो हमेशा मेरे साथ लड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मुझसे बहुत प्यार भी है। वो बाहर जाकर हैरी से पूछती है क्या तुम्हें दीदी इतनी पसंद है बेटा? वो कहता है हाँ दीदी मेरी जान है मम्मा, मुझे उसके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है, तंग करने में मजा आता है, इसीलिए बस उसको तंग करता रहता हूँ, पर प्यार में बहुत करता हूँ उसको, बस इसीलिए ताकि वो मेरे साथ वक्त बिताए। पर मम्मी आप दीदी को ऐसा मत बताना वरना वो मुझे डांटेगी। टेस की बॉडी में आना भी समझ जाती है कि ये एकदम बच्चा है, मुझे इसको समझना चाहिए ना कि इससे लड़ना चाहिए। वो कहती है अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तो मुझे बता देना, मैं लूंगी उनकी खबर। दोनों मस्ती करते करते वहां से निकल जाते हैं। यहाँ स्कूल में अना की बॉडी में टेस नैन्सी से बात करती है कि वैसे हमारे बीच ऐसी क्या दुश्मनी है बताओ, 6th स्टैंडर्ड तक तो हम दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी, फिर छोटे मोटे झगड़े हुए, लेकिन तुम्हारी और मेरी माएं तो अभी भी अच्छी दोस्त हैं, क्यों ना हम भी उन्हीं की तरह अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहें। इस तरह उसको समझाती है और नैन्सी भी उसकी बात मान जाती है। फिर एग्जाम होता है तो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठकर एग्जाम लिखती है। तब नैन्सी अना को अपना पेपर दिखाती है जिस पर लिखा होता है कि हम फिर से दोस्त बन गए, मुझे इसकी खुशी है। अना की बॉडी में टेस भी ये देखकर खुश होती है, लेकिन तब नैन्सी टीचर से कह देती है ये मुझे देखकर कॉपी कर रही है टीचर। धोखा हो गया यार। फिर क्या था, अना की बॉडी में टेस को डिटेंशन रूम में डाल दिया जाता है। लगता है अभी तक नैन्सी की खुन्नस उतरी नहीं, वहाँ की इंचार्ज सो रही होती है।
तो वो चुपके से बाहर निकल आती है और तब जेक वहाँ पर आता है। तब पता चलता है कि जेक यहाँ का स्टूडेंट नहीं है बल्कि ऑफिस बॉय के तौर पर यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है। उस दिन जब अना ने कहा था ना कि वो पहली बार जेक से डिटेंशन रूम में मिली थी, तब टेस ने गलत समझा था कि जेक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन अब वो रियलाइज करती है कि जेक बहुत ही अच्छा लड़का है और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। अब वो जेक से अच्छे से बात भी करती है। वो कहता है कि टीचर ने तुम्हें एग्जाम लिखने नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कहकर वो उसे ऑफिस रूम में लेकर जाता है जहाँ सबके आंसर शीट्स रखे होते हैं। अना की बॉडी में टेस अपना आंसर शीट निकाल कर उसे पूरा कर देती है और तो और नैन्सी का आंसर शीट उठाकर उसके सारे आंसर्स कैंसिल कर देती है और लिखती है आई एम स्टूपिड। घर पर टेस की बॉडी में अना को रियान एक सरप्राइज देने की कोशिश करता है और इसके लिए वो किसी लाइव इंटरव्यू में चला जाता है। असल में टेस एक राइटर भी है दोस्तों और कुछ बुक्स भी लिखे हैं उसने, तो अपने नए बुक के बारे में बात करने के लिए उसे वहाँ पर बुलाया होता है। अब अना को तो कुछ पता ही नहीं है कि उसकी माँ ने किस बारे में बुक लिखी हुई है। वो टेंशन में न जाने क्या क्या बोल रही होती है। ये सब कुछ अना की बॉडी में टेस भी देख रही होती है और फैसला करती है कि इससे पहले ये मेरा बना बनाया करियर खराब कर दे, मुझे वहाँ पर पहुँचना ही होगा। वो जेक से लिफ्ट मांगती है तो वो कहता है कि मेरे सेकंड पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो चुका है, मैं तुम्हें स्टूडियो में ड्रॉप नहीं कर सकता, और तो और मेरे साथ राइड करोगी तो तुम्हारी माँ भी तो हमको डांटेगी ना। ये कहकर वो इनकार करके चला जाता है। वहाँ टेस की बॉडी में अना सोफे के ऊपर पैर रखकर एकदम टीनेजर वाली वाइब दे रही होती है। ऑडियंस उसकी खूब तारीफ करते हैं क्योंकि उसकी बातें बड़ों को ही नहीं टीनेजर्स को भी काफी अपीलिंग लगती है। ये देखकर तो दादाजी, रियान और हैरी भी बौखला जाते हैं कि मम्मी ऐसे भी वाइब करती है क्या। इंटरव्यू खत्म करके टेस की बॉडी में अना एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ जेक को देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब उसको टेस समझकर जेक कहता है कि मैं यहाँ पार्ट टाइम काम करता हूँ। फिर दोनों काफी देर बातें करते हैं। उसकी बातों से जेक को ऐसे लगता है जैसे कि वो बहुत समय से टेस को जानता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो है तो अना दोस्तों। खैर वो कहती है मेरी वेडिंग रिहर्सल का टाइम हो गया, मुझे जाना होगा। जेक कहता है कि आप चाहें तो मैं आपको वेन्यू पर ड्रॉप कर सकता हूँ। अना तो भूल ही जाती है कि वो अपनी माँ की बॉडी में है और मस्त उसके कंधे पर सर रखकर राइड करती है। तब रियान देख लेता है और सोचता है कि ये इस लड़के के साथ कहाँ जा रही है। उसे जरा शक भी हो जाता है। घूम फिर कर जब टेस की बॉडी में अना घर आती है तो अना की बॉडी में टेस उसे खूब डांटती है। दादाजी और हैरी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेटी माँ को क्यों डांट रही है, ये चल क्या रहा है। अना की बॉडी में टेस कहती है कुछ नहीं दादाजी, एक थेरेपी के लिए मैं और मम्मी रिहर्सल कर रही है जिसमें मैं मम्मी की तरह और मम्मी मेरी तरह बात करेंगी। दादाजी कहते हैं ये तो बढ़िया आइडिया है, मैं और हैरी भी ट्राई करेंगे, मेरी तरह हैरी और हैरी की तरह मैं बात करूंगा। दादाजी हैरी की तरह बोलकर उसको चिढ़ाते हैं तो वो दादाजी की तरह अर्थक्वेक कहकर उन्हें चिढ़ाता है। बताओ, ऊपर माँ बेटी को डांटती है कि तुम मेरी बॉडी में जेक के साथ क्यों घूमी। इतने में रियान आ जाता है और टेस की बॉडी में अना से पूछता है कि तुम बाइक में किसके साथ जा रही थी। तब अना की बॉडी में टेस कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने ही माँ को उससे मिलने को कहा था कि आप उससे मिलेंगी तो वो आपको जरूर अच्छा लगेगा, फिर मेरा लाइन भी क्लियर हो जाएगा ना, इसीलिए शायद वही माँ को ड्रॉप करने आया होगा। वैसे माँ को वो लड़का काफी पसंद आ गया है और उन्हें खुशी है कि मैंने अपने लिए कितना बढ़िया लड़का ढूंढा। अपनी माँ की बातें सुनकर टेस की बॉडी में आना बड़ी खुश हो जाती है कि अब माँ को जेक से कोई शिकायत ही नहीं है। जब माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं भी उनकी मदद करूंगी। ये सोचकर वो रियान से कहती है चलो डार्लिंग, मैं रिहर्सल के लिए तैयार हूँ। ये देखकर अना की बॉडी में टेस बड़ी खुश होती है। दोस्तों बढ़िया ड्रामा चल रहा है ना, तो रिहर्सल पार्टी बहुत बढ़िया से चलती है और तब मौके का फायदा उठाकर टेस की बॉडी में अना ड्रिंक करने जाती है। अना की बॉडी में टेस उसे डांटती है क्या कर रही हो, कल तक अगर हम दोनों अपनी बॉडीज में वापस नहीं गई तो तुम्हारी शादी हो जाएगी रियान से, उसका सोल्यूशन ढूंढो पहले। वो उस कुकी वाले कागज को देखती है कि आखिर इस पहेली का जवाब क्या होगा। पर इसी बीच अना के फ्रेंड्स अना की बॉडी में टेस का मुंह बंद करके बाहर उठाकर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज 20 मिनट का ऑडिशन है, कैसे भी करके तुम यहाँ से निकल कर आ जाओ। और जब अना की बॉडी में टेस इंकार करती है तो ये देखिए दोस्तों, वो उसे किडनैप करके ले जाने का फैसला कर लेते हैं। ये देखकर तो रियान के आदमी उन्हें पकड़कर टेस की बॉडी में अना के पास लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज आंटी जी बस 20 मिनट के लिए अना को हमारे साथ भेज दीजिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिशन है। अना की बॉडी में टेस साफ इंकार कर देती है, लेकिन रियान कहता है अगर ये इतना इंपॉर्टेंट ऑडिशन है तो तुम लोग शौक से अना को लेकर जाओ, ये तो बस रिहर्सल के लिए है। इसके लिए अना को जो अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है उसे हम जाया क्यों करें। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी सक्सेसफुल हो, वही करे जो उसको ठीक लगता है। हो ये सुनकर दोस्तों अना के फ्रेंड्स खुशी खुशी अना की बॉडी में टेस को ऑडिशन के लिए लेकर चले जाते हैं। और यहाँ टेस की बॉडी में अना समझ जाती है कि उसने भले रियान से नफरत की, उससे हमेशा चिढ़कर बातें की और उसे अपना स्टेप फादर समझा, लेकिन रियान दिल का बहुत ही अच्छा है और जब से उसने टेस से प्यार किया वो उसके दोनों बच्चों को भी अपना ही बच्चा मानने लगा है।
ये जानकर टेस की बॉडी में आना बड़ी खुश होती है। तब रियान कहता है कि देखो, मैं चाहता हूँ कि उसकी खुशी में तुम भी शामिल हो जाओ। मैं भी आना चाहता हूँ, लेकिन शायद मुझे देखकर उसे गुस्सा आ सकता है, इसलिए तुम जाओ, उसे खूब चेयर करो। 20 मिनट की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगा। अब टेस की बॉडी में दोस्तों अना को पूरा यकीन हो जाता है कि ये मेरे पापा से जरा भी कम नहीं है, तो वो बड़े प्यार से रियान के गाल पर किस करके चली जाती है। ऑडिशन में अना की बॉडी में टेस के हाथ में वो गिटार पकड़ा देते हैं, लेकिन टेस को गिटार बजाना तो आता ही नहीं। वो कहती प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, पर वो नहीं छोड़ते। इतने में ऑडिशन शुरू हो जाता है, सब बढ़िया प्ले करते हैं, सिर्फ अना की बॉडी में टेस गिटार से बहुत अजीब और बेसुरी आवाजें निकालती है। और तब टेस की बॉडी में अना झट से स्टेज के पास आकर कहती है कि माँ, मैं आपके गिटार का प्लग निकाल देती हूँ, आप बस बजाने की एक्टिंग करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब अना की बॉडी में टेस भी स्टेज पर जाती है और एक्टिंग शुरू कर देती है अपनी। और फिर क्या था दोस्तों, इनका परफॉर्मेंस ऑडियंस की वाइब से बटोर लेता है और आखिर इन्हीं की टीम ऑडिशन में जीत जाती है। अना की बॉडी में टेस बड़ी खुश होती है और अना के लिए बहुत प्राउड फील करती है। वो कहती है सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बढ़िया बजाती हो, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, एकदम रॉक स्टार। पर अब वेडिंग रिहर्सल के लिए देरी हो जाती है, तो वो जल्दी वेडिंग वेन्यू पहुंच जाते हैं। अना की बॉडी में टेस कहती है देखो अना, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों वापस अपनी बॉडीज में जा पाएंगे, इसलिए तुम रेयान से कह दो कि हम शादी को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है तो जरूर समझ जाएगा कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। टेस की बॉडी में अना भी वहां जाकर सबके सामने कह देती है कि 3 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था, जिससे मेरा पूरा परिवार टूट सा गया था। फिर वक्त के साथ साथ हम सब अपनी लाइफ को संभालने लगे। और दोस्तों फिर सभी लोग टेस के स्वर्गवासी पति के साथ बिताए हुए पलों को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। टेस की बॉडी में अना कहती है फिर मेरी मुलाकात रियान से हुई और हमारी मुलाकात के कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हो गया कि रियान ही वो इंसान है जो मेरे लिए एक अच्छा पति, मेरे ससुर के लिए अच्छा बेटा और मेरे बच्चों के लिए एक अच्छा बाप बन सकता है। और मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अब रियान हमारे परिवार का हिस्सा है और मेरा बेटा उसे बहुत पसंद करता है। और अब तो मेरी बेटी भी उसको समझ चुकी है और उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये सुनकर अना की बॉडी में टेस को बहुत खुशी होती है कि आखिर अना ने रियान को अपना पिता स्वीकार कर लिया। ये सब सुनकर रियान का दिल भर आता है और तब टेस की बॉडी में अना पूछने वाली होती है कि क्या हम इस शादी को कुछ दिनों के बाद रख लें, लेकिन इससे पहले वो पूछती वो जगह एकदम से हिलने लगती है। मतलब सिर्फ माँ और बेटी झटके को फील कर पाती है, बाकी लोग तो एकदम नॉर्मल बैठे होते हैं। और यहाँ पर टेस और अना वापस अपनी बॉडीज में आ जाती हैं। अब दोनों समझ जाती हैं कि जिस पल में दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी को, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझा और एक दूसरे को सपोर्ट करने को तैयार हो गई, तब जाकर ये दोनों अपनी बॉडीज में लौट आई। यही था वो सोल्यूशन जो इन्हें खुद ढूंढना था। अब अना एक ड्रिंक लेकर पहली बार रियान को पापा कहती है और ये भी कहती है मैं इस परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। रियान एक बार टेस से पूछ लेता है कि क्या सच में अना ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। टेस कहती है हाँ, वो तो दिल से तुम्हें अपना पापा मान चुकी है। तो दोस्तों अगले दिन टेस और रियान की होती है शादी। माँ बेटी एक दूसरे को थैंक करती है और पिछली हरकतों के लिए एक दूसरे को सॉरी भी कह लेती है। तब जेक आता है तो टेस खुद अना से कहती है लो आ गया तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जाओ उससे बातें करो। अना भी उसके पास जाती है और उसे प्रपोज कर देती है। दोनों मजे से डांस करते हैं। दूसरी ओर दादाजी हैरी से कहते हैं कि वो देखो वो लड़की तुम्हें देख रही है, जाओ जाओ उसके साथ डांस करो। हैरी कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। दादाजी कहते हैं इस तरह अपनी जवानी बर्बाद मत करो पोते, अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो अभी तक न जाने कितनी गर्लफ्रेंड्स बना चुका होता। और तब उस रेस्टोरेंट की ओनर, वही जादू टोने वाली बुढ़िया दोस्तों, 2 फॉर्च्यून कुकीज लेकर इनकी ओर आती है। उसकी बेटी भागकर आ जाती है कि प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो। अब इससे पहले कि दादाजी और हैरी कुकीज निकालते, ओनर की बेटी झपट कर उनके कुकीज छीन लेती है। अगर वो लोग उसे खा लेते तो जरूर दादाजी और हैरी की बॉडी स्वैपिंग हो जाती और दादाजी को फिर स्कूल जाना पड़ जाता। कोई बात नहीं दोस्तों, फिर अना और